हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का दोनों क्लासेस में। तो आज का क्लास बहुत ही धमाल होने वाला है क्योंकि आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू कवर करेंगे। फिजिक्स यानी भौतिकी के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि आवेश का विमा है यानी चार्ज का डायमेंशन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट I बराबर Q/T होता है, जहां Q इंडिकेट करता है टोटल चार्ज को, जिस चार्ज की यहाँ बात की जा रही है, और स्मॉल t जो है वो टाइम को इंडिकेट करता है, और I जो है वो इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा को इंडिकेट करता है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी क्रिस क्रॉस वाला गुना या मेथड लगाएंगे, तो हम लोग का Q निकल जाएगा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT। Q बराबर क्या हो जाएगा, IT। जब भी डायमेंशन की बात की जाती है, विमा की बात की जाती है, तो I के जगह क्या रखना पड़ेगा, आपको A रखना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो I होता है उसके जगह A रखना पड़ता है विमा में यानी डायमेंशन में, और स्मॉल t जो टाइम को इंडिकेट करता है इसके जगह कैपिटल T रखना पड़ता है। तो Q का डायमेंशन क्या निकल गया, यानी Q जो आवेश है, चार्ज का डायमेंशन क्या निकल गया, AT निकल गया। तो AT जो है ऑप्शन ए में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। आवेश का विमा क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी फॉर्मूला का आप लोग क्या करेंगे, पहले उसका सूत्र लिखेंगे, उसका सूत्र के सहायता से हम लोग डायमेंशन यानी विमा निकाल सकते हैं। और आवेश यानी इसका जो SI यूनिट होता है कूलम्ब होता है। क्या होता है, कूलम्ब होता है, जिसको C से इंडिकेट करते हैं। और एक कूलम्ब बराबर कितना होता है, एक कूलम्ब बराबर होता है 3 × 10⁻19 ESU, 3 गुना 10⁻9 ESU कहते हैं इसको, यानी ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो पहला क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट इसको क्या कहते हैं भाई, ये जो एक तरह से जो होता है एप्सिलॉन नॉट, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है यानी अदिश राशि जिसको बोलते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है ना 8.85, कितना 8.85 गुना 10⁻−12, कितना 10⁻−12 इसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट का। और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो ये होता है यूनिट होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट होता है किसका, एप्सिलॉन नॉट का। लेकिन आपको पूछा जा रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है, वही आपको पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा F पर मीटर। क्या हो जाएगा, F पर मीटर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। आगे बढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन वोल्ट पर मीटर इकाई रखता है, यानी V पर मीटर यानी वोल्ट पर मीटर कौन इकाई रखता है भाई, विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या फिर विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक वोल्ट, या फिर विद्युत धारिता, या फिर विद्युत क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वोल्ट पर मीटर इसका ये होता है, इकाई होता है, यूनिट होता है, SI यूनिट होता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इसको क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, और इसको E से दर्शाया जाता है। क्या से दर्शाया जाता है भाई, E से दर्शाया जाता है। और इसका जो डायमेंशन होता है ना, डायमेंशन इसका होता है MLT-3 A-1, किसका भाई, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है, MLT-3 A-1। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आवेशित संधारित्र के संग्रहित तथा आवेशित प्लेट पर कुल आवेश की संख्या, या फिर आवेश कितना होगा, कुल टोटल जो आवेश होगा, चार्ज होगा, क्या होगा, 0 होगा, या फिर 1 माइक्रो कूलम होगा, या फिर 1 कूलम होगा, या फिर अनंत होगा। तो किसी भी वस्तु पर यानी किसी भी आवेशित संधारित्र यानी संग्रहित तथा आवेशित प्लेट पर जो टोटल चार्ज होता है, कुल आवेश जो होता है वो 0 होता है। क्या होता है, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी चौथा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि दो समान धारिता C यानी कैपेसिटर जो कहते हैं समान धारिता C वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी, यानी इक्विवेलेंट जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पैरेलल में जो कैपेसिटर को जो जोड़ा जाता है वो कैसे जोड़ा जाता है, C इक्विवेलेंट बराबर C1 + C2 + C3 पैरेलल में। तो यह किसकी बात की जा रही है, वही समानांतर की बात की जा रही है। तो C इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, दोनों का जो समान धारिता है यानी दोनों का C ही है, तो C1 की जगह C रखेंगे और C2 के जगह भी क्या रखेंगे, C रखेंगे। तो टोटल क्या निकल जाएगा, 2C निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2C होगा। यानी ऑप्शन 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। और इसको जो सीरीज में जोड़ा जाता है यानी C इक्विवेलेंट, अगर हम सीरीज में निकालेंगे तो उल्टा जोड़ा जाता है। इसमें कैसे होता है, उल्टा जोड़ा जाता है, यानी C1 + 1/C2 इसी करके 1/Cn तक जोड़ा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो होता है वो डायरेक्टली जुड़ता है। ठीक है, तो पांचवा नंबर मेरा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ेंगे छठा नंबर क्वेश्चन की ओर। काफी यूनिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 वोल्ट बराबर होता है, किसके बराबर होता है भाई, 1 वोल्ट बराबर किसके बराबर होता है, 1 जूल के बराबर।
या फिर 1 जूल अपॉन 1 कूलम, या फिर 1 कूलम अपॉन 1 जूल, या फिर 1 जूल कूलम। देखिए वोल्ट, सबसे पहले ये जानिए वोल्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। वोल्ट निकालने का, जिसे वोल्ट को V से सूचित किया जाता है, हम लोग जानते हैं। तो V जो निकाला जाता है V बराबर W बाई क्यू नॉट, W बाई क्यू नॉट। अब देखिए क्यू नॉट क्या है, W जो है वह ऊर्जा है, एनर्जी है, लेकिन इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। वोल्ट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। यहाँ W इसका निकालने का फॉर्मूला होता है W बाई क्यू नॉट, और W क्या इंडिकेट करता है यहाँ, इलेक्ट्रिक यानी चार्ज, ऊर्जा यानी एनर्जी को इंडिकेट करता है, और क्यू नॉट जो है वह किसको इंडिकेट करता है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को इंडिकेट करता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊर्जा का हम लोग जानते हैं, ऊर्जा का जो SI मात्रक होता है जूल होता है, और चार्ज का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलम होता है। तो जूल पर कूलम क्या हो गया, जूल पर कूलम, यानी जूल पर कूलम इसका एक क्या हो गया, यूनिट निकल गया। तो वोल्ट यानी 1 वोल्ट बराबर क्या निकल गया भाई, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम निकलेगा। तो 1 जूल पर कूलम किसमें दिया हुआ, ऑप्शन मेरा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है 6 नंबर क्वेश्चन का। अगला बढ़ेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 100 वोल्ट यानी 100 वोल्ट से आवेशित संधारित्र 1 जूल ऊर्जा संग्रह करता है, तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, यानी उसका जो एक तरह से धारिता होगा, उसका जो रेंज होगा, उसका जो कैपेसिटी होगा वह क्या होगा। ऑप्शन आपका 2 × 10⁻⁴f, या फिर 2 × 10⁻⁴f, या फिर 2 × 10⁻2f, या फिर 2 × 10⁻2f। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7वां नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा 2 × 10⁻⁻4f, यानी 4 जो है तरह से 4f, यानी इसको जो एक तरह से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो इसमें टाइम अच्छा लगेगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ये डिस्प्ले कम पड़ जाता है, हम लोग को कॉपी में करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई गोलीय यानी कोई गोलीय सतह के अंदर यदि Q+ आवेश बंद है तो सतह से निर्गत कुल आवेश कितना होगा। ऑप्शन आपका राइट आंसर चूज करना, ऑप्शन आपके सामने है Q × एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है ये तो पहले आप लोग जान लिए, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर दूसरा ऑप्शन है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर एप्सिलॉन नॉट बाई Q, या फिर Q स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आपको राइट आंसर चूज करना 8वां नंबर क्वेश्चन का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी किसी गोलीय सतह के अंदर यदि अगर Q+ चार्ज यानी आवेश बंद है, यानी क्लोज्ड है, तो सतह से जो निर्गत कुल आवेश होगा वो हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखने की कोशिश करना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। सेंटअप एग्जाम भी आपके आगे है, सेंटअप के लिए अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, क्योंकि सेंटअप एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम डील करेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E, यानी विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड E दूरी R पर निर्भर करता है। 9 नंबर क्वेश्चन थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। देखिए हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। इसका राइट आंसर चूज करना 9 नंबर क्वेश्चन का। देखिए इसका जो 9 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी E विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E को, इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे दर्शाते हैं, E से दर्शाते हैं, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर हो जाएगा, यानी E के व्युत्क्रम कर्मानुपाती होता है R, यानी E जो होता है E व्युत्क्रम कर्मानुपाती है R स्क्वायर का। अगर R स्क्वायर का वैल्यू बढ़ेगा तो E का मान घटेगा, अगर R स्क्वायर का मान घटेगा तो E का मान बढ़ेगा। इसी को कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रम कर्मानुपाती। तो 9 नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। इसका ऑप्शन क्या राइट आंसर होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता है। पहले आंसर को देखना, उसके बाद हम लोग ऑप्शन बोलेंगे, तो पहले ही डायरेक्ट अगर ऑप्शन बोल देंगे तो सिर्फ आपका माइंड में ऑप्शन ही सेट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E दूरी R पर निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है भाई, या फिर आपको राइट आंसर चूज करना है E प्रोपोर्शनल टू 1/r, या फिर E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, या फिर E प्रोपोर्शनल टू 1/r³, या फिर E प्रोपोर्शनल टू R। देखिए अगर यहां हम करेंगे E प्रोपोर्शनल टू 1/r बोल सकते हैं, या फिर E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको एक तरह से दो तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो 10वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, सॉरी R³। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, यानी विद्युत किसी विद्युत द्विध्रुव यानी डायपोल कहते हैं, डायपोल जो बनते हैं यानी +q +-q चार्ज से दो एक प्लस चार्जेस है और एक माइनस चार्जेस है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। ये चार्जेस से तो एक तरह से मूवमेंट बनता है, उसी को क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं, डायपोल मूवमेंट कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र E दूरी E इलेक्ट्रिक फील्ड E दूरी पर R पर निर्भर करता है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन को। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक
तार यानी बेलनाकार चालक कौन होगा, तार ही होगा ना, वायर ही होगा ना, बेलनाकार चालक कौन हो सकता है, वायर ही हो सकता है। तो इसका जो बेलनाकार कारण विद्युत क्षेत्र ई दूरी आर पर निर्भर करता है। देखिए आपको राइट आंसर चूज करना। ये सारा जो क्वेश्चन है ना इलेक्ट्रिक जो एक कूलम साहब ने एक जो लॉ दिए हैं, यानी कूलम साहब एक लॉ दिए हैं, ये 1F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r q1 into q2 अपॉन r स्क्वायर, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो 11वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर चूज करना। ऑप्शन आपका ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, या फिर ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, या फिर ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, या फिर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11वां नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, या फिर ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। तो अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक तार यानी वायर के कारण विद्युत क्षेत्र ई दूरी पर यानी ई दूरी r पर निर्भर करता है। तो क्या कैसे निर्भर करता है भाई, डायरेक्टली। अगर यहां देखिए कैसे निर्भर करता है, अगर r का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जो है यानी विद्युत क्षेत्र जो है इसका मान क्या होगा, घटेगा। अगर r का मान घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यही इसी को कहते हैं यानी व्युत्क्रम अनुपात, यानी एक के बढ़ने से दूसरा घटेगा और एक के दूसरा के बढ़ने से जो है दूसरा के बढ़ने से पहला घटेगा। इसी तरह मेरा 11वां नंबर क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ेंगे 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव यानी विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध कैसा होता है, ई बराबर dB/dr, या फिर ई बराबर dB/dr, या फिर ई बराबर d-dr/dB, या फिर ई बराबर dr/dB, यानी इसका रिलेशन कैसा होता है वही आपको बताना है। देखिए इसका जो रिलेशन होता है ना, ई बराबर यानी विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा -dB/dr, यानी -dB/dr, यानी एक तरह से किसका यहाँ इंडिकेशन डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। यहाँ देखिए किसका डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, वोल्ट का डिफरेंशिएशन किया जा रहा है किसके मुकाबले में, आर के मुकाबले में, यानी दूरी के मुकाबले में। तो अब 12वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। 13वां नंबर क्वेश्चन की कवर करेंगे। क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव यानी डायपोल के पक अक्ष यानी अक्ष जो प्रिंसिपल होता है लंबवत किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान होता है, क्या होता है भाई, वही आपको चूज करके बताना है 13वां नंबर क्वेश्चन में। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r, या फिर शून्य होता है या फिर अनंत होता है, यानी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो होता है 0 के बराबर होता है यानी शून्य होता है। यदि विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत किसी बिंदु पर विद्युत विभव का जो मान होता है यानी वोल्ट का जो मान होता है, इलेक्ट्रिक वोल्ट का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव यानी वोल्ट दूरी r के साथ बदलता है। कैसे बदलता है भाई, वही आपको बताना 14 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, या फिर v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है, या फिर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, या फिर v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यानी दो तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं, या फिर c इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, या फिर इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, या फिर v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव v यानी वोल्ट यानी इलेक्ट्रिक वोल्ट दूरी r के साथ बदलता है। अगर r स्क्वायर का मान अगर घटेगा तो v का मान क्या होगा, बढ़ेगा। r स्क्वायर का मान अगर बढ़ेगा तो v का मान जो है क्या होगा, वो बढ़ेगा, ठीक है। इस तरह से मेरा पहला 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आवेशित खोखले यानी किसी आवेशित खोखले गोले यानी गोला जो है आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव का मान यानी इलेक्ट्रिक वोल्ट का मान क्या होगा, विद्युत जो विभव होगा उसका मान क्या होगा, 0 होगा, एक समान होगा, अनंत होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका राइट आंसर चूज करना। देखिए आप लोग बिल्कुल एक तरह से कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 15 नंबर क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा एक समान यानी यूनिफॉर्म होता है, यानी किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर जो विद्युत विभव रहता है उसका जो मान होता है उसका वैल्यू क्या होता है, वह एक समान रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। अगला क्वेश्चन डील करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत फलक से निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है भाई, बंद सतह के अंदर कुल आवेश पर, या फिर बंद सतह के रूप पर, या फिर बंद सतह के आकार पर, या फिर ऊपर का सभी। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। ये देखिए विद्युत फलक से 16वां नंबर क्वेश्चन विद्युत फलक से रिलेटेड है। तो विद्युत फलक से हम लोग जानते हैं विद्युत फलक से इलेक्ट्रिक फलक से जो निकाला जाता है तो वो एक तरह से फॉर्मूला के ड्राइव से करके निकाला जाता है। यानी 16 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बंद सतह के रूप में, यानी बंद सतह के रूप में विद्युत फलक से यानी इलेक्ट्रिक फलक से जो निर्भर करता है यानी बंद सतह के रूप पर निर्भर करता है, यानी कैसा क्लोज सिस्टम है नहीं है उसी पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन कवर करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत आवेश का क्वांटम यानी ESU मात्रक होता है, ESU मात्रक
मात्रक कैसा होता है भाई, ESU मात्रक कितना के बराबर होता है, वही आपको पूछा जा रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन का आपको ऑप्शन दिया जा रहा है 4.78 इंटू 10⁻10 या फिर प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 या फिर 2.99 इंटू 10⁻9 या फिर माइनस 1.6 इंटू 10⁻19। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4.78 इंटू 10⁻10। क्या हो जाएगा 4.78 इंटू 10⁻10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विद्युतीय आवेश का क्वांटम ESU मात्रक हो जाएगा 4.78 इंटू 10⁻10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि एक कूलम आवेश बराबर होता है, जैसे कि हम लोग अभी पहला ही क्वेश्चन में हम लोग शायद डिस्कस किए, ठीक है। एक कूलम यानी कूलम किसका यानी चार्जर का आवेश का मात्रक होता है, और एक कूलम जो आवेश होता है वो होता है 3 इंटू 10⁻90 ESU। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है, यानी 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है 3 इंटू 10⁻9 ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एक कूलम के बराबर होता है, एक कूलम चार्जर के बराबर होता है, आवेश के बराबर होता है। 19वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कूलम बल है, यानी कूलम बल के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कूलम्बिक फोर्स यानी जो होता है वो किसके बराबर होता है, यानी केंद्रीय बल है या फिर विद्युत बल है या फिर दोनों ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। 19वां नंबर क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों होगा, यानी कूलम्ब जो बल है केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल है, यानी दोनों बल इसको बोल सकते हैं, कूलम्ब बल को हम लोग दोनों बल के नाम से पुकारे जा सकते हैं, ठीक है। तो 19वां नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल इसका तरह से राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम डील करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आवेश बी एवं सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब ए और सी कैसा होगा। अब ए और सी के बीच में क्या होगा, देखिए ए और बी जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आवेश बी सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बी सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब ए सी में पूछ दिया, ये बी भी देखिए ये बी सी जो है ये बी दोनों के इसके द्वारा भी आकर्षित किया जाता है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। ये बी जो है ये बी ए भी खींचता है इसको, ए बी वाला आइटम को, बी वाला जो चार्जर है ना, बी वाला जो इंडिकेट करता है, बी जो बिंदु है यानी ये जो चार्जर जो है बी ए भी खींचता है, यानी बी को ए भी खींचता है और यही बी को सी भी खींचता है, तो बी को सी भी खींचता है, तो ये दोनों का भी प्रवृत्ति क्या होंगे, यानी ये दोनों क्या होंगे, आकृष्ट होंगे या फिर प्रतिकर्ष होंगे या फिर एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे या फिर और अधिक सूचना चाहिए, यानी एक तरह से एक अधिक एक तरह से जो आपको ये प्रतिकर्ष बल लगेगा या फिर विकर्ष यानी आकृष्ट होंगे या नहीं, एक दूसरे को खींचेंगे या नहीं, वही आपको पूछा जा रहा है। देखिए ये होंगे प्रतिकर्ष, क्या होंगे प्रतिकर्ष, यानी एक दूसरे के क्या होंगे प्रतिकर्ष होंगे। अगर ए बी को खींचेगा सी भी बी को खींचेगा, ये ए सी बीच में क्या होंगे प्रतिकर्ष होंगे। आगे बढ़ेंगे 21वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है भाई, ऑप्शन आपका सामने 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी या फिर 1.8 इंटू 10⁻19 कूलम पर केजी या फिर 1.9 इंटू 10⁻19 कूलम पर केजी या फिर कोई नहीं। आपको राइट आंसर चूज करना है, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, इसका क्या होता है विशिष्ट आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इस तरह से 21वां नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन डील करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही पदार्थ के दो धातु के गोले ए तथा बी दिए गए हैं, पर एक पर Q प्लस Q तथा दूसरे पर माइनस Q आवेशित दिया गया है, तो ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा या फिर बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा या फिर द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या फिर इनमें से कोई नहीं। 22वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए आपको सबसे पहले चूज करना है ए पर जो कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। तो प्लस क्यू चार्ज कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, जब इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाता है किसी मैटर से, किसी गोले से जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है यानी निकल जाता है, तो वहां प्लस चढ़ता है, उस पर चार्ज जो होता है प्लस चढ़ता है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन किसी गोले के अंदर, किसी स्फीयर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो उस पर माइनस चार्ज चढ़ता है। जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका मान बढ़ेगा ना। जब एक ही पदार्थ है, एक ही पदार्थ के दो धातु यानी पदार्थ का मास जो है यानी जो द्रव्यमान है वो सेम है, ठीक है, लेकिन एक पदार्थ दोनों का यानी ए और बी का दोनों का नहीं द्रव्यमान जो है मास जो है सेम है, लेकिन ए पर क्या प्लस क्यू चार्ज चढ़ गया और बी पर जो माइनस क्यू चार्ज चढ़ गया। तो माइनस क्यू चार्ज कब चढ़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जब कोई चीज उसके अंदर आएगा तो उसका ऑटोमेटिकली जो क्या होगा द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 22वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है, यानी बी का द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। तो 22वां नंबर मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ेंगे 23वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q बराबर
बराबर Ne Q बराबर Ne, जहां E बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, जहां N का मान कितना होगा। अब N का मान आपको पूछा जा रहा है, देखिए N का मान आपको पूछा जा रहा है, N का मान आप लोग को बताना। देखिए N का मान आपको ऑप्शन है 0 1 2 या फिर चलते रहेगा 0 से स्टार्ट होगा, चलते रहेगा 0 +-1 +-2 या फिर इसी तरह चलते रहेगा 0 -1 -2 -3। यह जो N जो इंडिकेट करता है, N किसको इंडिकेट करता है वही आपको पूछा जा रहा है। देखिए N जो इंडिकेट करता है वो हो जाएगा 0 +-1 भी हो सकता है, +-2 भी हो सकता है, +-3 भी हो सकता है, इसी तरह एंड तक चलते रहेगा। ठीक है, तो 23वां नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। अगला क्वेश्चन डील करेंगे 24वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, संरक्षित होता है और संरक्षित होता है, कहीं संरक्षित तो कहूं असंरक्षित, या फिर इनमें से कोई नहीं। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र यानी जो एलोकेटेड विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कैसा होता है, इसका प्रवृत्ति कैसी होती है। देखिए ये जो होता है ये होता है संरक्षित। क्या होते हैं? संरक्षित होते हैं। ये क्या होते हैं भाई? संरक्षित होते हैं। अगला क्वेश्चन डील करेंगे 25वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या हो सकता है भाई? न्यूट्रॉन का स्थानांतरण या फिर प्रोटॉन का स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब तो ट्रांसफर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या फिर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों का स्थानांतरण। कारण आपको पूछा जा रहा है किसी वस्तु पर आवेश का क्या कारण होता है, क्या चार्ज क्यों रहता है। देखिए इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यानी इलेक्ट्रॉन यानी हम लोग सबसे पहले समझिए आवेश किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को ही कहते हैं ना, विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन की गति को, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर के कारण यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के कारण किसी वस्तु पर चार्ज होता है, आवेश होता है, आवेश का कारण होता है। इलेक्ट्रॉन अगर मूव होगा या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो चीज, वो वस्तु, तो उस वस्तु पर क्या होंगे? आवेश होंगे। अगर गेन करेगा तो वो क्या होंगे? एक तरह से पॉजिटिव आवेश होंगे। अगर वो अगर गेन करेगा तो नेगेटिव आवेश होंगे। अगर रिलीज करेगा तो वो क्या होंगे? पॉजिटिव आवेश यानी धनावेशित होंगे। तो वही बात कही जा रही है कि किसी वस्तु पर जो आवेश का कारण होता है वो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के कारण होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे 26वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है। क्या होता है भाई? ऑप्शन आपके सामने दिया जा रहा है 9 × 10⁻9 मीटर पर एफ, या फिर ऑप्शन आपका दिया जाए 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, या फिर 8.85 इंटू 10⁻12 एफ पर मीटर, या फिर 8.85 इंटू 10⁻19 एफ पर मीटर। आपको राइट आंसर चूज करना। 26वां नंबर क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻12 एफ पर मीटर। मुक्त आकाश का परावैद्युतांक कितना हो जाएगा भाई? वो 8.85 इंटू 10⁻12 एफ पर मीटर। यानी इसको क्या कहते हैं? इसको एप्सिलॉन नॉट से हम लोग दर्शाते हैं। एप्सिलॉन नॉट से, जैसे कि अभी हम लोग कवर किए, एप्सिलॉन नॉट से इसको वैल्यू को दर्शाया जाता है। और एप्सिलॉन नॉट का जो ये होता है यानी इसका जो ये एयर में जो वैल्यू होता है इसका 1 होता है। एप्सिलॉन नॉट का एयर में जो वैल्यू होता है 1 होता है, और वाटर में 80 होता है, और लकड़ी में लगभग 4 के बराबर होता है। आगे हम 27वां नंबर क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम्ब आवेश होने के लिए उनमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगी? इलेक्ट्रॉन कितना संख्या हम रिलीज करेंगे जी? वो किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम्ब आवेश होने के लिए उनमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होना चाहिए? कंडीशन आपको शो कर रहा है। ठीक है, 27वां नंबर क्वेश्चन देखिए 6.25 इंटू 10⁸ या फिर 6.25 इंटू 10⁸ या फिर 6.023 इंटू 10⁻23 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 27वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम्ब आवेश होने के लिए जो निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 6.25 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी, नंबर होंगे। आगे क्वेश्चन डील करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। कितना से कम नहीं हो सकती भाई? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, या फिर 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम, या फिर 4.8 इंटू 10⁻19 कूलम, या फिर 1 कूलम। किससे कम नहीं हो सकती? यानी मिनिमम इतना चार्ज होना बहुत जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। यानी किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, इससे और कम नहीं हो सकती है। यानी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम से और कम नहीं हो सकती है। ठीक है, कम से कम इतना चार्ज होना जरूरी है किसी भी वस्तु पर, किसी भी मैटर पर, किसी भी पदार्थ पर। अगला क्वेश्चन डील करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टेट कूलम डैश कूलम के बराबर होता है। एक स्टेट कूलम डैश कूलम के बराबर होता है। 29वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 3 इंटू 10⁻9 या फिर 3 इंटू 10⁻9 या फिर 1/3 इंटू 10⁻9 या फिर 1/3 इंटू 10⁻9। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻9। यानी एक स्टेट कूलम जो होगा वो किसके बराबर होगा भाई? 1/3 इंटू 10⁻9 के
बराबर होगा, यानी -9 कूलम के बराबर होगा। तो अगला क्वेश्चन हम डील करेंगे 28वां नंबर क्वेश्चन की ओर, सॉरी 29वां क्वेश्चन मेरा डील हो गया। क्वेश्चन करेंगे अपना 28वां नंबर 29वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन करेंगे 30वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन करा कि यदि दो आवेशों की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के बीच विद्युतीय बल का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले 30वां नंबर क्वेश्चन जो बेस्ड है ना, वो क्वेश्चन आपका बेस्ड है इसमें, यानी जो फॉर्मूला दिया गया है कूलम्बिक फोर्स जो दिया गया है, कूलम यानी इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 पावर सॉरी क्यू इंटू हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। कभी बढ़ सकती है कभी घट भी सकती है, क्या हो सकती है कभी बढ़ भी सकती है कभी घट भी सकती है। चलिए इसके ये 30वां नंबर क्वेश्चन हम अगला क्वेश्चन में भी अगला वीडियो में भी डील करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला आप लोग को बताना है कूलम्ब से लोग क्या होता है कैसे क्या होता है। तो टोटल इस वीडियो में हम लोग कितना क्वेश्चन कवर किए, 1 से लेकर 29 क्वेश्चन मानेंगे, क्योंकि 30वां क्वेश्चन हम आगे डील करेंगे सेकंड वीडियो में। तो 1 से लेकर 29 क्वेश्चन कवर किए, सारे क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को याद रखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और आगे आपका सेंटअप एग्जाम भी है, तो सेंटअप एग्जाम में भी ये सब आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि सेंटअप एग्जाम में भी अच्छी तरह से नंबर लाना है, क्योंकि उसमें आपको एक तरह से क्षमतावान व्यक्ति आपको यानी अपने अंदर की क्षमता को झांक सकते हैं, अपने अंदर की क्या कैपेसिटी है वो आपको खुद वहां नजर आ जाएगा कि हम कितना मार्क्स ला सकते हैं, कितना बोर्ड में क्या प्रिपरेशन चल रहा है मेरा, कितना अच्छी तैयारी चल रही है, ये सब आपको अपने आप खुद पता चल जाएगा आपका सेंटअप एग्जाम से, ठीक है। तो सेंटअप एग्जाम का नाम ही होता है ऐसा एग्जाम जिससे स्टूडेंट यानी विद्यार्थी के बीच यानी पढ़ने वाले जो पढ़ते हैं उनके बीच एक तरह से उनका क्षमता क्या होता है वही को शो किया जाता है, उसी को शो किया जाता है रिजल्ट के साथ इस सेंटअप एग्जाम में। तो चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को विजिट कर लीजिए, अगर चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर आपको तैयारी कराई जाती है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है यार। तो प्लीज अगर आप लोग को समझ में आता है नहीं आता तो कमेंट भी कीजिएगा, कमेंट नहीं करते आप लोग कमेंट का वेट करते हैं। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।